हेलो दोस्तों, उत्तराखंड एलटी मैथ्स में आने वाले फिजिक्स के क्वेश्चनों को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। तो कुछ क्वेश्चन हमने पहले की वीडियो में किए 2018 के, कुछ इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 50। व्हेन SCR स्टार्ट्स कंडक्टिंग देन डैश लूजेस ऑल कंट्रोल। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये कर लिया है। इसका हमने बताया था कि इसका गेट होगा, तो इसका है आंसर नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। डाइवर्जेंस ऑपरेटर इज डिफाइंड फॉर। डाइवर्जेंस ऑपरेटर किसके लिए डिफाइन किया जाता है? तो देखो, डाइवर्जेंस ऑपरेटर की जब बात होते हैं तो हमें तीन चीज़ें याद रखनी चाहिए। एक होता है ग्रेडियंट, एक होता है डाइवर्जेंस, और एक होता है आपका कर्ल। ठीक है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। तो जो एक ग्रेडियंट होता है, ठीक है, ग्रेडियंट होता है स्केलर फंक्शन का, तो इसको लिखते हैं डेल डॉट फाई। ठीक है, और डाइवर्जेंस होता है आपका, ये किसी वेक्टर फील्ड का रहेगा, और कर्ल भी क्या है, किसी वेक्टर फील्ड का रहेगा। ठीक है, तो ये जो ये ऐसे इन्वर्टेड आपका ट्राइंगल है, इसको कहते हैं हम डेल ऑपरेटर। ठीक है, तो ये डेल ऑपरेटर क्या होता है? ये होता है आई कैप डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, और के कैप डेल बाई डेल जेड। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था डाइवर्जेंस ऑपरेटर इज डिफाइंड फॉर। तो डाइवर्जेंस ऑपरेटर किसके लिए डिफाइन किया जाता है? ये एक स्केलर फंक्शन के लिए डिफाइन किया जाता है। तो इसका आंसर हो गया आपका आंसर नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इनमें से कौन सी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद होना चाहिए। एक बार आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद रहेगा तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे, इसमें कौन सा है आपका जो नहीं होगा। ठीक है, तो देखो, कॉस्मिक रेज, गामा रेज और एक्स रेज, ये तीनों क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पार्ट है। तो कौन सा नहीं होगा? ये होगा आपका बीटा। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम देखते हैं। ठीक है, इससे आपके और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनको अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपका गामा रेज होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी एक्स रेज आ जाती हैं। ठीक है, एक्स के बाद आपकी यूवी आ जाती है, अल्ट्रा वायलेट जिसे हम कहते हैं। यूवी के बाद आपका विजिबल विजन आ जाता है। विजिबल के बाद आपका इंफ्रारेड विजन आ जाता है। इंफ्रारेड के बाद आपकी माइक्रोवेव्स आ जाती है, और इसके बाद आ जाती है आपकी रेडियो वेव्स। ठीक है, तो रेडियो वेव एक बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ठीक है, अब क्या है ना कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लैम्डा, मतलब इसको लैम्डा के टर्म्स में लिख सकते हैं, इसको हम आपके फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होता है इट इज़ सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो जैसे ये हमने लिखा है, अगर मैं इसको बोल दूँ, ये इसको ऐसे बोल दूँ, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है गामा से जब हम रेडियो वेव्स की तरफ जा रहे हैं। सेम वे जब हम रेडियो से गामा की तरफ जाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी वे में कह सकते हैं हम इसको आइदर
इंक्रीजिंग वेवलेंथ के नंबर टर्म्स में भी लिख सकते हैं या इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ठीक है, तो इसका मतलब अगर लैम्डा बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रही है। तो इस पूरे स्पेक्ट्रम में आपको कहीं पे बीटा रेज दिख रहा है? नहीं ना, तो इसका मतलब क्या है, बीटा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर हो गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है कि लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए होल्ड करता है। ठीक है, तो लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा, ये रिलेटिविटी का टॉपिक है। ठीक है, तो रिलेटिविटी का टॉपिक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आपने देखा होगा कि दो टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, एक को कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, एक को कहते हैं लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये आपने देखे होंगे। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपके क्या होते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं आपके एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश वाई, जेड डैश जेड और टी डैश टी। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं गैलीलियन। ठीक है, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। फिर हमारे पास लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। तो लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्स डैश है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू एक्स माइनस वी टी, ठीक है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, वाई डैश remain same, z dash remain same, and t dash is modified like t minus v x by c square upon अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ये v होती है ना, वेलोसिटीज, ये सब क्या होती हैं, रिलेटिविस्टिक होती है। ठीक है, और रिलेटिविस्टिक किनको कहते हैं, विच आर कंपेरेबल विथ सी। ठीक है, लाइट की स्पीड के साथ जो कंपेरेबल होती हैं उनको कहते हैं हम रिलेटिविस्टिक्स। तो ये किसके लिए होती है, ये रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज के लिए ही ये सब लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन फुलफिल होता है। और ये क्या था, ये आपका लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन था। कभी भी आप क्वेश्चंस करेंगे आएंगे ना आपको, तो आपको हमेशा v इन टर्म्स ऑफ c दिया रहेगा। ठीक है, आपको वेलोसिटी जो है वो c के टर्म्स में मिलेगी हर जगह पे। तो उसी से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो यहाँ पे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, इट इज़ होल्ड गुड फॉर द रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज ओनली। तो 58 का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 क्वेश्चन है आपको। ठीक है, तो ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लेट्स से मेरे पास कोई ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ से मेरा कोई इलेक्ट्रॉन मूव करके आया। ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, यहाँ पे लिख दो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि जो इलेक्ट्रॉन है इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द बी। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या होगा, देखो दो कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है जब v इज परपेंडिकुलर टू b। सेकेंड है v इन सेम डायरेक्शन एज b। ठीक है, बहुत सिंपल से केस है, v परपेंडिकुलर टू b, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है वो होता है आपका सर्कुलर। ठीक है, क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है, और जब v इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ b, इसके लिए आपका हेलिकल पाथ होता है। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ कैसा होगा, सर्कुलर पाथ ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा एक सर्कल में। और हेलिकल पाथ क्या होता है, हेलिकल पाथ कुछ इस टाइप का पाथ होता है।
हेलिक्स क्रिएट करता है। ठीक है, क्या करता है, हेलिक्स क्रिएट करता है। तो हमेशा याद रखना कि जब v परपेंडिकुलर टू b होगा तो इलेक्ट्रॉन का पाथ आपका सर्कुलर होगा, जब v इन द सेम डायरेक्शन ऑफ b होगा तो आपका पाथ हेलिकल होगा। तो आपको आंसर में क्या क्या दिया हुआ है, पैराबोलिक, इलिप्टिकल, सर्कुलर, स्ट्रेट लाइन। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब v परपेंडिकुलर टू b होगा तो उस पर कौन सा पाथ होगा, उस पर आपका सर्कुलर पाथ होगा। तो इसका क्या हो गया, आंसर नंबर सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है 66, a class A amplifier the collector current flow at the all time during। ठीक है, आपको एम्पलीफायर आपने पढ़े होंगे। ठीक है, एम्पलीफायर आपने पढ़े होंगे, और जो एम्पलीफायर हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, उनमें से एक आपका होता है एम्पलीफायर। ठीक है, तो एम्पलीफायर में क्लास ए एम्पलीफायर कौन सा होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन लगाते हैं। ठीक है, क्या, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम CE भी लिखते हैं। ठीक है, तो इस केस में आपका जो कलेक्टर करंट फ्लो होती है, ठीक है, ये होती है द फुल साइकिल ऑफ इनपुट्स, फुल साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल। मतलब जो इनपुट सिग्नल हमेशा हमने दिया है, ठीक है, उस पर क्या होती है, कलेक्टर करंट हमेशा फुल साइकिल ऑफ इनपुट करंट सिग्नल पे ही आपका फ्लो करेगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 66। ये थियोरेटिकल आपका क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको क्या कहते हैं, इसके लिए आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, और ये आपको वैसे इंटरमीडिएट की बुक में भी मिल जाएगा, और या तो फिर आप BSc की बुक तो लेंगे ही लेंगे, या आपके पास होंगी तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, और ट्रिकी क्या था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें आपको बताना था कि अगर मेरे पास L इंडक्टेंस है और R रेसिस्टेंस है तो R बाई L की डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, तो R एंड L। ठीक है, चलो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम R के लिए आपकी डायमेंशन निकालते हैं। ठीक है, तो R के लिए डायमेंशन कैसे निकालोगे, देखो हमको क्या पता है, हमको पता है V इक्वल टू होता है IR होता है, तो इसका मतलब R इक्वल टू हो जाएगा आपका V बाई I, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको V कैसे निकालोगे, V की भी हमको नहीं पता। ठीक है, तो V के लिए हम यूज़ कर लेंगे वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, V की लिए निकाल सकते हैं, और W हमको नहीं पता है तो W हम निकाल लेंगे F डॉट ds से। ठीक है, और F होता है आपका MA और ds। ठीक है, तो ये W के लिए आपकी क्या निकल जाएगी, W के लिए देखो मास के लिए M। ठीक है, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि L T-2 और ds का एक और आ गया, तो ये क्या हो गया ml2 T-2। तो ये आ गई आपकी W के लिए। फिर आपको I के C के लिए निकालना है। ठीक है, तो C कूलम चार्ज के लिए होता है ना, Q इक्वल टू क्या होता है IT, तो ये क्या हो गया एम्पियर और टाइम। ठीक है, तो V के लिए आपका निकल गया, V के लिए आपका निकल गया, ये हो गया ml2 T-2, और ये आ गया नीचे आपका IT। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो V आपके लिए आपको मिल जाएगा ml2 T-3 और I-1, ये आ गया आपका V। अब यहाँ से आप R के लिए निकाल लोगे तो R आ जाएगा आपका V बाई I, V ये है, और I के लिए एम्पियर होता है। ठीक है, यानी कि करंट I यूज़ कर लो, एम्पियर के बजाय I यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ml2 T-3 हो जाएगा I-2।
तो दिस इज द वैल्यू फॉर आर। ठीक है, सेम वे हम एल के लिए निकाल लेते हैं। एल, तो एल इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है, दैट इज ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसके लिए निकाल सकते हैं, तो यहाँ से एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा ई अपॉन डी आई बाई डी टी। और जो ई एम एफ है, ये ई यहाँ पे जो होता है इट इज़ ई एम एफ, और ई एम एफ और पोटेंशियल की क्या होती है, डायमेंशन सेम होती हैं। ठीक है, ई एम एफ इज इक्वल टू वी। ठीक है, किसमें, डायमेंशंस के बात की बात हो रही है। हाँ, ठीक है, तो डायमेंशन की बात हो रही है, तो हमने ई के लिए वी को रखना है, और वी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है। तो वी की क्या है, एम एल टू टी माइनस थ्री आई माइनस वन। ठीक है, और डी आई बाई डी टी के लिए क्या लिख सकते हैं, डी आई बाई डी टी के लिख सकते हैं आई बाई टी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम एल टू, ठीक है, ये आ जाएगा टी माइनस टू ये आ जाएगा आई माइनस टू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है आर बाई एल। ठीक है, तो आर बाई एल निकालो, क्या क्या हो जाएगा, आर बाई एल, तो इसको कह दो फर्स्ट, इसको कह दो सेकेंड, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। ठीक है, तो देखो m दोनों में ऊपर नीचे m दोनों में है, तो m कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, आई पावर माइनस टू कैंसिल, तो बचा क्या, t की पावर माइनस वन, तो r बाई एल क्या हो जाएगा, m जीरो एल जीरो टी माइनस वन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर आ गया आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से लेंथी होते हैं, डायमेंशन निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, डायमेंशन आपको बेसिक्स फॉर्मूला पता है, तो आपको डायमेंशन निकालने में कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप डायमेंशन आराम से निकाल सकते हैं अगर आपको फंडामेंटल यूनिट्स की जानकारी है तो। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट हमारी देखो, मास के लिए m यूज़ करते हैं, ठीक है, लेंथ के लिए l यूज़ करते हैं, ठीक है, टाइम के लिए t यूज़ करते हैं, करंट के लिए I यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमारे पास और भी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे जो आंसर्स हैं इन फोर्स में ही निकल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 78। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि अगर हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का ग्लास के स्पेक्ट्रम में इतना है और डायमंड का एयर के स्पेक्ट्रम में इतना है। ठीक है, तो हमको बताना है ग्लास का डायमंड का स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका कैसे, देखो लिखने का तरीका ऐसा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से लिखते हैं, तो जो म्यू है आपका एयर का किसके स्पेक्ट्रम में, ग्लास के स्पेक्ट्रम में, वो कितना है आपका, वो है आपका 2/3। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका डायमंड का एयर के स्पेक्ट्रम में, वो है आपका कितना, 12/5। तो हमको क्या निकालना है, हमको ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड निकालना है। ठीक है, तो हमें निकालना है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। ठीक है, तो इसको निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला तो यही है। ठीक है, ग्लास का डायमंड के स्पेक्ट्रम में, तो यानी कि क्या है, ये जो म्यू ए बाई जी मैंने लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है म्यू ए बाई म्यू जी, ये है इसका मतलब। ठीक है, तो और ऐसी म्यू डी ए का मतलब क्या है, ठीक है, म्यू डी ए का मतलब क्या है, म्यू डी ए का मतलब है म्यू डी बाई म्यू ए। अब हमको निकालना है म्यू जी बाई म्यू डी, तो इसका मतलब क्या है, म्यू जी अपॉन म्यू डी। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो ग्लास को हमको कहाँ रखना है, डिनोमिनेटर में आना चाहिए, और ये आना चाहिए डायमंड डिनोमिनेटर में। तो मैं क्या करूँगा,
मैं रख दूंगा म्यू डी बाई म्यू ए अपॉन म्यू ए बाई म्यू जी। जब हम ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो म्यू जी अब चला जाएगा ना, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए सिंपल से हम ऐसे लिखते हैं म्यू ए डी अपॉन म्यू ए जी, ठीक है। हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो रेसिप्रोकल करने से क्या हो जाएगा, देखो रेसिप्रोकल करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू ए अपॉन म्यू डी अपॉन म्यू ए अपॉन म्यू जी। तो देखो क्या हो जाएगा, इससे ए से ए कैंसिल हो जाएगा ना, तो हम इसको रेसिप्रोकल करके लिख लेते हैं, ये ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। अब हमको इनकी वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, देखो म्यू ए बाई म्यू डी, लेकिन हमको क्या दिया है, डी बाई ए दिया हुआ है ना, ठीक है। तो इसको रिवर्स कर दो तो क्या जाएगा 5/12, ठीक है। सेम वे ए बाई जी, तो ठीक है, तो ए बाई जी तो हमको ठीक ही दिया है, दिस इज 2/3, ठीक है। तो हो जाएगा आपका, जब आप इसको करोगे सॉल्व तो हो जाएगा 15/24, और शॉर्ट करोगे तो हो जाएगा 3 से कर लो, 3 5 5 और 3 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/8, ठीक है। ऐसे करते हैं इसको, आपको ऐसे इसको शॉर्ट आउट करना है कि जिससे क्या हो, आपका ये म्यू जी ऊपर आ जाए और म्यू डी डिनोमिनेटर में आ जाए। तो ऐसे करने पे ही आपका म्यू जी अप जा रहा था और म्यू डी डाउन आ रहा था, ठीक है। और इसको एक एनालिटिकल तरीका है, वैसे भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल म्यू ए म्यू डी और आपको म्यू जी पता होना चाहिए, और ये वैसे याद हो जाती है। ये 1 होता है, और डायमंड के लिए आपका 2.4 होता है, और ग्लास के लिए आपका 1.5 होता है। अगर ये आपको याद है तो आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो, आपको एक फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 82 है, ठीक है। अगर आपका एम्पलीट्यूड किसी डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो एम्पलीट्यूड है ना, वो 1/e टाइम्स हो जाता है इनिशियल वैल्यू का, तो उसको क्या बोलते हैं। देखो ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास कोई डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है ना, और उसका जो एम्पलीट्यूड है 1/e टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू हो जाता है, तो उस टाइम को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। कोई बच्चे यहाँ पे क्या है कि कई बच्चे मीन टाइम से भी इसको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे होते हैं तो 1/e जब वैल्यू हो जाती है किसी भी एम्पलीट्यूड की, तो उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। लेकिन जब हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे अगर जब 1/e अगर वैल्यू हो जाएगा तो उसको कहते हैं मीन टाइम, ठीक है। तो हमने ध्यान रखना है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं या रेडिएक्टेड। देखो फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक हैं, और हमारे पास क्या है, नोटेशंस बहुत लिमिटेड है, मतलब सिंबल्स इतने ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे आपको ऐसा दिखेगा कि एक सिंबल किसी एक टॉपिक में किसी एक टर्म के लिए यूज़ किया है, तो दूसरे टॉपिक में वो दूसरे टर्म के लिए यूज़ किया है, ठीक है। तो आपको बस ये देखना है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी बुक्स में मैं देखता हूँ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको वी ना लिख के फाई लिखा होता है, जबकि फाई हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिंबल्स की खींचातानी चलते रहती है, अलग अलग बुक आप पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग नोटेशंस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको पूछा है कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट जो है वो किस किस के बीच लाई करता है। तो ये भी आपका क्या कहते हैं थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो कोरिलेशन होता है, ठीक है, कोरिलेशन लाइज करता है -1 to +1, ठीक है। और अगर कोरिलेशन की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब वह क्या है, वहाँ पे कोई कोरिलेशन नहीं है, नो कोरिलेशन।
तो जैसे कि क्वेश्चन में है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन, तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी -1 to 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको 2 वेव्स दिए हैं जिनकी इंटेंसिटीज का रेशियो दिया है 9:1। ठीक है, अब आपको मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी निकालना है। तो देखो ये क्वेश्चन आप वेव का भी समझ सकते हो, सेम क्वेश्चन आपके वेव ऑप्टिक्स में भी यूज़ होता है ये इंटेंसिटी वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, देखो इसके लिए क्या है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है आपकी √I1 + √I2 होल स्क्वायर, और आई मिनिमम होता है आपका √I1 - √I2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो जब हम आई मैक्स निकालेंगे तो इट विल बी √9 + √1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16। ठीक है, और आई मिनिमम निकालेंगे तो हो जाएगा √9 - √1 होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 यानी कि 4। ठीक है, अब हमको रेशियो निकालना है, तो रेशियो क्या हो जाएगा आई मैक्स अपॉन आई मिन इज इक्वल टू 16/4 इज इक्वल टू 4/1, यानी कि कितना आ गया 4:1 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आंसर नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, आपको श्रोडिंगर इक्वेशन बतानी है कैसे एक्सप्रेस होती है। देखो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, यह आपका क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखते हैं एच साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, एच साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, तो कंबाइन लिखेंगे तो हो जाएगा एस साई माइनस ई साई इज इक्वल टू 0। तो कौन सा हो गया, आंसर नंबर सी हो गया। ठीक है, ये भी आपका थ्योरी का क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ सकते हो इजीली। चलो क्वेश्चन नंबर 94, प्योर सेमीकंडक्टर 0 डिग्री केल्विन पे कैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो देखो प्योर सेमीकंडक्टर है तो हमारे पास 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो ये कौन सा सेमीकंडक्टर है, ये आपका इंट्रिंसिक। ठीक है, ये क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जो प्योर सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये कैसे बिहेव करते हैं और आपके 0 डिग्री से अप में कैसे बिहेव करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपका यहाँ पे बैंड एनर्जी डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, उससे इजी हो जाएगा। तो देखो हमारे पास ये हो जाएगा आपका वैलेंस बैंड और ये हो जाएगा कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, सॉरी 0 डिग्री केल्विन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ है। ठीक है, और ये आपका एक ईजी हो गया, ईजी क्या होती है, दिस इज द बैंड एनर्जी। तो 0 डिग्री केल्विन पे ना कोई हलचल नहीं है। देखो इलेक्ट्रॉन अपने ही वैलेंस बैंड पे हैं, वो कंडक्शन बैंड तक नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, और जबकि आप जब 0 डिग्री से थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो ना, ठीक है, थोड़ा सा आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो यही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और यहाँ क्या छोड़ जाते हैं, होल। ठीक है, तो यह है एट टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है कि 0 डिग्री केल्विन पे सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करेगा। तो देखो आपको दिख रहा है ना, 0 डिग्री केल्विन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन बैंड पे जा ही नहीं रहा है, सब कहाँ पे है, सब वैलेंस बैंड पे है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कंडक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, जब कंडक्शन ही नहीं होगा किसी मटेरियल में तो उस मटेरियल को हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इंसुलेटर। क्या कहेंगे, इंसुलेटर। तो यानी कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है 0 डिग्री केल्विन पे एक्ट लाइक अ इंसुलेटर। ठीक है, तो अब बात समझ में आ गई आपको। ऐसे ही आप एक्सट्रिंसिक के लिए भी स्टडी कर सकते हो, एक्सट्रिंसिक के लिए भी आप देख लेना। एक्सट्रिंसिक कौन सा होता है, जिसको हम डोप्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98,
तो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब आपको कोई रिंग दी हुई है, ठीक है, तो इसके आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये रिंग की एक एक्सेस हो गई, ये आपकी सेकंड एक्सेस हो गई, ठीक है, और ये आपकी थर्ड एक्सेस हो गई, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जेड एक्सेस कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर I1 कहते हो, इसको I2 कह लो, और इसको IZ बोलो, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको IZZ निकालना है। देखो क्या बोल रहा है, पासिंग थ्रू एन सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो IZ जो है वो I1 और I2 दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो IZZ क्या होगा, इट इज़ द IXX प्लस IYY, ठीक है। तो यहाँ पे I2 को IXX कह लो और I1 को आपको IYY कह लो, ठीक है। तो किसी भी रिंग का एक्स एक्सिस के अलोंग जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, दिस इज mr², और IYY का क्या होता है, mr²/2। तो दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 mr², ठीक है। तो कितना इजी था देखो, तो ये क्या हो गया, ठीक है। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको लिखा होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगानी है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में आपके IXX या IYY का सम ही IZZ होता है, ठीक है। तो ये कोई इसमें आई थिंक मुझे लगता नहीं दिक्कत होनी चाहिए। आप इसके थोड़ा सा फॉर्मूला शीट्स को देखेंगे तो ये तो फॉर्मूला शीट्स के ही मतलब एक प्रकार से फॉर्मूले का ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, आपको क्या बताना है कि जो आपका लिक्विड हीलियम है, ठीक है, वो सुपर फ्लूइड कहाँ पे होता है, मतलब किस टेम्परेचर पे आपका सुपर फ्लूइड होता है, ठीक है। तो आपका क्या होता है, देखो लिक्विड हीलियम का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। तो देखो जो लिक्विड हीलियम होता है ना, ठीक है, लिक्विड हीलियम क्या होता है, फ्लोज विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है, लेकिन कब, अंडर -455.67 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, या -270.92 डिग्री सेल्सियस। तो इतने टेम्परेचर से जब नीचे हम बात करते हैं तो वो क्या करता है, विदाउट फ्रिक्शन मूव करता है, और उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं सुपर फ्लूइड, ठीक है। अब आपको कन्वर्जन करना आता ही होगा, ठीक है। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में निकालने के लिए क्या करेंगे, 273.15 को ऐड कर देंगे। तो जब हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 273.15, ठीक है, माइनस ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.19, ठीक है। तो केल्विन, तो इस टेम्परेचर के नीचे जब ये फ्लो करेगा तभी ये सुपर फ्लूइड होगा। और सुपर फ्लूइड कौन से होते हैं, जिनमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता, ठीक है। जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो उनका मूवमेंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस मूवमेंट होगा, ठीक है। किसी भी बॉडी में अगर फ्रिक्शन ना लग रहा हो तो ऑब्वियस सी बात है उसकी मूवमेंट बड़ी स्मूथ होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बिलो 2.19, तो आंसर नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 क्वेश्चन, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। थोड़ा सा ऑर्डर्स में आगे पीछे हो गया, बट इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि एक मिसाइल फायर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल राइज टू x मीटर वर्टिकली अपवर्ड, और आपको x दिया हुआ तो आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो मतलब कोई एक मिसाइल है जो ग्राउंड से आपको फायर करी, ठीक है, ऐसे आपको गई, उसने x मीटर जो है उसका हाइट गया, और उस x मीटर के लिए हमको आपका इक्वेशन दिया हुआ है,
टी स्क्वायर। तो वो मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का है, ठीक है। तो मैक्सिमा का जब है तो हमको पता है मैक्सिमा के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं और उसको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, ये करते हैं ना। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा आपका 50/2 टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से टी निकालेंगे तो टी आ जाएगा आपका 4 सेकेंड, ठीक है। फिर मैक्सिमा के लिए हम क्या करते हैं, एफ डबल डॉट एक्स पे निकालते हैं और वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए नेगेटिव मैक्सिमा के लिए, ठीक है। तो ये नेगेटिव आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब हमको टी मिल गया 4 सेकेंड। अब हमको हाइट निकालनी है, हाइट दिया है आपका एक्स और एक्स कितना है 100t माइनस 25/2 टी स्क्वायर, ठीक है। अब आप टी की वैल्यू उसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 100 4 25/2 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 400 माइनस 200, तो कितना आ गया आपका 200, ठीक है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बस हमको ये ध्यान रखना था कि ये मैक्सिमम हाइट के लिए पूछा गया। तो इसका होगा आंसर नंबर ए। तो इसी के साथ आपका 2018 के जितने भी फिजिक्स के प्रॉब्लम थे वो सब सॉल्व हुए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो लेक्चर से बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी, ठीक है। और ऐसे ही आप हमारे साथ आगे बने रहिए, नए नए वीडियोस आते रहेंगे। फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं KVS NVS उत्तराखंड में आते हैं, ठीक है, और जितने अदर स्टेट्स के आते हैं तो उन पे हम वीडियोस बनाते रहेंगे। चलिए, आशा करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू।